मेरा नाम मिनाहिल है। मेरे घर में 5 भाई थे और मैं इकलौती बहन। भाइयों की लाडली, माँ बाप की आँख का तारा। मेरे लिए हर दिल धड़कता था। मेरा ज़रा सा चेहरा उतरता और 5 भाई की दुनिया जैसे थम जाती। मैं अगर बुखार में कह देती कि खाना नहीं खाना, तो एक भाई दलिया बनाने लगता, दूसरा नारियल का पानी लेकर आता, तीसरा हाथ रखकर माथा चेक करता और बाकी दोनों कुछ न कुछ करने में लग जाते। बचपन से ही मुझे एहसास था कि मैं किसी आम लड़की जैसी नहीं, मैं खुशनसीब हूँ। लेकिन साथ ही मेरे दिल में एक डर भी बैठा हुआ था। सुना था लाडनों के चेहरे पे वक्त थप्पड़ जोर से मारता है। हमारी गली में जब कभी कोई बच्ची रोती दिखती या किसी लड़की के ससुराल से वापसी होती तो अम्मी दुआएं मांगती और मेरे भाई एक ही बात कहते, हमारी बहन को कोई कुछ कहे उस दिन हम सब मर जाएंगे या मार डालेंगे। और मैं हंसकर कहती, पहले कोई आए तो सही। मेरे छोटे भाई फराज को तो मेरी शादी का नाम भी बुरा लगता था। वो अक्सर कहता, हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, तुम हमारे साथ ही रहोगे। और मैं उसके गाल चूमकर कहती, पागल हो तुम। तालीम मेरी ज़िंदगी का पहला ख्वाब थी और मेरे भाइयों का सबसे बड़ा फ़ख्र। जब मेरा एमए मुकम्मल हुआ तो पूरे घर में जैसे ईद हो गई हो। भाइयों ने अपने अपने तरीके से जश्न मनाया। किसी ने मेरे लिए ज्वेलरी खरीदी, किसी ने लिबास, और सबसे बड़े भाई ज़ुहैब ने मुझे गले लगाकर कहा, अब हम तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, तुम किसी आम इंसान के काबिल नहीं। मैं हंस पड़ी, अरे मैं कौन सा शहजादी हूँ। तो वो संजीदा होकर बोले, हमारे लिए तुम शहजादी से कम नहीं हो मिनाहिल। कुछ दिनों बाद रात के खाने के बाद अब्बा ने मुझे पास बुलाया। माँ और भाई भी बैठे थे। एक अजीब सी खामोशी थी और मैं समझ गई कुछ अहम बात है। अब्बा ने नरमी से कहा, बेटा, एक रिश्ता आया है और हम सबको मुनासिब लगा है, लेकिन हमें तुम्हारी राय चाहिए। मैंने सबकी तरफ देखा। वो चेहरे जिन पे कभी साया भी पड़ता था तो मैं बेचैन हो जाती थी। आज मेरी ज़िंदगी का फैसला उनकी नज़र में झलक रहा था। मैंने आहिस्तगी से कहा, अब्बू, मुझे आपकी मोहब्बत पर इतना यकीन है कि मुझे कोई फ़ैसला खुद लेने की ज़रूरत ही नहीं। जो आपको बेहतर लगे वही मुझे मंजूर है। अम्मी ने मेरी पेशानी चूमी। मेरी बेटी हमेशा से ही समझदार रही है। और सब भाइयों की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। ज़ुहैब ने कहा, फिर कल हम हामी भर लेते हैं। राहील नाम है लड़के का, शरीफ और जिम्मेदार है। मैंने राहील का नाम पहली बार सुना था, लेकिन मेरे दिल में कोई ख़लिश नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों ने बचपन से मुझे तकलीफ से बचाया वो मेरा नसीब कैसे ख़राब चुन सकते थे। अगले दिन जैसे मेरा रिश्ता तय हुआ, मोहल्ले भर में मिठाइयाँ तकसीम हुई। मेरी सहेलियाँ आकर गले लग लग कर रो पड़ी और फराज, जो अब भी मुंह फुलाकर बैठा था, आखिरकार बोला, दुल्हा आएगा तो मैं उसे सबसे पहले कहूँगा, अगर मिनाहिल को रुलाया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं हंसती, तुम सब मेरे सुपर हीरोज़ हो। शादी की बात के बाद भी मेरे दिल में कोई परेशानी न थी, बस एक ख़लिश थी। वो बचपन का घर, वो भाइयों का कमरा, वो रसगुल्ले जैसे दिन, सब छोड़ने पड़ेंगे। मैं कमरे में चुप बैठकर अक्सर अपनी किताबों, गुड़ियों और दीवार पर लगे सर्टिफिकेट्स को देखती, सोचती, क्या वाकई मैं वही मिनाहिल हूँ जिसकी आंखों में सिर्फ ख्वाब हुआ करते थे। एक रात ज़ुहैब मेरे पास आया और बोला, तुम जानते हो मिनाहिल, हमने हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखा। तुम्हारी एक आह पर हमें चैन नहीं आता था, लेकिन अब तुम जिंदगी की एक और सफ़र पर हो। तो आहे तुम वहाँ भी खुश रहो जैसे यहाँ थी। लेकिन अगर किसी दिन कुछ बुरा लगे तो एक बार पलट कर देख लेना, तुम्हारे 5 भाई तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। मैंने उसकी बात सुनकर आंखों से आंसू पोंछे और कहा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे नाजुक बना दिया है। लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। उसी रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, एक लाडली बेटी अब एक बीवी बनने जा रही है। पता नहीं ससुराल में वैसा प्यार मिलेगा या नहीं, लेकिन एक बात तय है, मैं वो मिनाहिल हूँ जिसे सच्चाई और सब्र विरासत में मिला है। ये वो वक्त था जब मैं अपनी ज़िंदगी की नई किताब खोल रही थी। शादी की तारीख तय हो गई थी। घर में रोज़ नए इंतज़ामात हो रहे थे। राहील के बारे में बस इतना जाना कि वो बैरून मुल्क काम करता है, सऊदी अरब में। शक्ल सूरत अच्छी है, बातचीत नरमी से करता है। मैंने उसे 2 बार फ़ोन पर बात की, रस्मी सा तारुफ हुआ। वो बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं था,
बस इतना बोला। उम्मीद है आपको मेरा घर अच्छा लगेगा। मेरी माँ और बहनें आपसे जल्द घुल मिल जाएंगी। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, जी मैं कोशिश करूँगी। शादी वाले दिन मेरे दिल में अजब सी कैफियत थी। मायके का हर कोना मुझे आंखों में बसाए हुए था। मैंने खुद को बार बार समझाया कि हर लड़की को ये सफ़र तय करना होता है। निकाह हुआ, रस्में हुईं और आखिरकार बारात चल दी। जैसे ही हम राही के घर पहुंचे, मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला, लेकिन ना कोई हंसी, ना कोई आवाज़, ना कोई खैर मकदम। मुझे बस हाथ पकड़कर एक कमरे तक ले जाया गया और कहा गया, ये तुम्हारा कमरा है, बैठो। मेरे साथ कोई औरत अंदर नहीं आई। न चाय, न पानी, न कोई सलाम। दिल पर एक अजीब सा बोझ था, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद इनका अंदाज मुख्तलिफ है, शायद रस्म यही हो। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। एक लड़की ने सर झुका कर कहा, इधर बैग रख दे। मैंने हल्के से सर हिलाया। वो पलट कर चली गई। ना नज़रें मिलाईं, ना कोई बात। दिन ढल रहा था और मैं सुबह से फाके में थी। किसी ने खाने का नहीं पूछा। एक बार मैंने कमरे से बाहर झांका तो दूर सेहन में सास बैठी थी और उनके साथ दो खवातीन, सब बातों में मशगूल। मैं वापस आ गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके राहेल को फ़ोन किया, आप कब आएंगे? वो बोला, बस थोड़ी देर में। कोई मसला है? मैंने आहिस्ता से कहा, कुछ खाया नहीं सुबह से। वो हंसा नहीं, बस कहा, मैं आता हूँ, कुछ ले आऊँगा। जब राहील आया तो शाम के 6 बज चुके थे। उसने आते ही पूछा, तुमने कुछ खाया नहीं? मैंने कहा, किसी ने पूछा ही नहीं। उसने बाहर जाकर किसी से बात की और वापस आकर बोला, तुम खाओ, मैं रखवा रहा हूँ। खाना आया, रोटी सख्त, सालन ठंडा, लेकिन भूख के आगे शिकवा कैसा। शाम गई, मेरी नंदे एक एक करके कमरे में आए। रस्मी सा सलाम, एक आध जुमला और बस। उनमें एक बोली, अपने कपड़े और सामान समेट लेना, जगह कम है, हमारे बैग भी यही रखे हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, जी बेहतर। अगली सुबह मैं जल्दी जाग गई। अजान के वक्त उठकर वुज़ू किया, नमाज पढ़ी। जब बाहर आई तो किचन से आवाज़ें आ रही थी। सास बोल रही थी, देखो नहीं बहू क्या करती है, यह बस मटियार बनकर आई है। मैंने सुना लेकिन अनजान बन गई। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नंद ने कहा, चलो बर्तन धो दो कल रात के। मेरा दिल किया कह दूँ मैं कल ही आई हूँ, लेकिन जुबान बंद रही। मैंने खामोशी से बर्तन धोए, सेहन में झाड़ू दिया। किसी ने नहीं पूछा, तुम्हें ये सब आता है? बस जैसे सब तयशुदा था, सब ने मान लिया कि अब ये काम करेगी। दोपहर तक मैंने सिर्फ 2 बातें की। एक दफ़ा सास से पूछा, क्या कुछ पका लूँ? और एक बार नंद से कहा, ये कपड़े कहाँ रखने हैं? दोनों बार सरसरी जवाब मिला, जैसे एहसान कर रही हूँ। दोपहर को जब खाना रखा तो सब अपनी प्लेटों में मसरूफ़ थे। किसी ने कहा, रोटी ज़रा सख्त है, अगली बार ध्यान रखना। मैंने नजरें झुका ली। राहील खामोश बैठा था, शायद थका हुआ था, मैं शायद अभी उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। शाम को मेहमान आ गए, कुछ दूर के रिश्तेदार। मैंने चाय बनाई, बिस्किट रखे। वापसी पर नंद ने आहिस्ता से कहा, अगली बार कप उल्टे मत रखना, बुरा लगता है। मैंने गर्दन हिलाई, तब तक दिल थक चुका था। रात को कमरे में वापस आई तो राहील बैठा था। उसने पूछा, कैसा लगा तुम्हें पहला दिन? मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर बस कहा, थोड़ा मुख्तलिफ है। वो बोला, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, और लाइट बंद कर दी। उस रात नींद नहीं आई। एक अजनबी कमरा, अजनबी लोग और दिल में अजीब सी खामोशी। अगले दिन वलीमा था। सुबह से ही घर में कुछ हलचल थी, लेकिन मेरे लिए वो वैसा दिन नहीं था जैसा किसी नई दुल्हन के लिए होना चाहिए। सब कुछ तरतीब से हो रहा था, पर किसी ने वो जोश नहीं था कि नहीं बहू का वलीमा है। मेरी सास ने मुझे कमरे में बुलाया और बोली, देखो ये कपड़े पहन लेना और तुम्हें पार्लर जाना है, वहाँ से सलीम चाचा तुम्हें ले जाएंगे। मैंने चुपचाप सर हिला दिया। उन्होंने एक स्टील का लिबास बैग में रखा। तभी दरवाज़ा खुला और मेरी छोटी नंद अक्सा अंदर दाखिल हुई। उसने कमरे में कदम रखते ही जुमला दागा, अरे अम्मा, ये कपड़े बैग में क्यों रख रही हैं? अब दूसरों की तरह इसे भी सर पर न चढ़ा लें, खुद करे अपना काम, महारानी नहीं है ये। मैं जहाँ बैठी थी वहीं साकत रह गई। पहली बार किसी ने मेरे बारे में इस लहजे में बात की थी। मेरी सास ने भी ना उसे रोका ना समझाया, बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक कहती हो,
हम ज़रा ज़्यादा ही नरमदिल हो गए थे। मेरे हाथों में कपड़े के जोड़े थे, मगर दिल जैसे कहीं और जा चुका था। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, मैं खुद ले जाती हूँ बैग, परेशान ना हो। अक्सर ने तंजिया निगाह डाली और बाहर चले गए। उस वाक़ये ने कुछ लम्हों के लिए मुझे तोड़ सा दिया था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। ना राहील से कुछ कहा, न किसी और से। वलीमा की शाम ने अपना काम मुकम्मल किया। खुद तैयार होकर बाहर आए तो सब नजरें थी, पर कोई तबसरा नहीं। मेहमानों के सामने सब कुछ ठीक ही था। वलीमे पर मेरे मेखे वाले भी थे। मैंने पूरी कोशिश की कि किसी को मेरे चेहरे की उदासी नजर न आए। वलीमा ख़त्म हुआ तो सब थक कर अपने कमरों में चले गए। मैं कमरे में आकर बैठी तो राहील थोड़ा मुस्कुराकर बोला, आज तुम अच्छी लग रही थी। मैंने शुक्र अदा किया और बस इतना कहा, शुक्र है सब खैरियत से गुजर गया। वो बोला, परेशान लग रही हो। मैंने नजरें चुराई, नहीं, बस नींद कम है। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। घर में रोज़ कोई न कोई बात सुनने को मिलती। ज़्यादातर अक्सर ही कुछ न कुछ कह देती। कभी कहती, इतना वक्त लेकर क्यों तैयार होती हो? कभी कहती, खाने में नमक कम है, अम्मी को क्यों थका रही हो? मैं खामोश रहती, कुछ नहीं बोलती। राहील की वापसी की तारीख करीब आ रही थी। वो वापस सऊदी अरब जाना चाहता था। उन 2 महीनों में हमारे दरमियान कोई ख़ास कुर्बत पैदा ना हो सकी। वो ठीक से वक्त नहीं देता था, ज़्यादातर मोबाइल पर या टीवी में मसरूफ़ रहता। जब मैं कुछ पूछती तो कहता, काम के बारे में सोच रहा हूँ। एक दिन मैंने कहा, आप जा रहे हैं और मुझे लगता है मैं अभी भी अजनबी हूँ यहाँ। उसने मुख्तसर जवाब दिया, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, सबके साथ ऐसा होता है। मैं चुप हो गई। मैं समझ गई थी कि मेरी बातों का वज़न अभी राहील के लिए ज़्यादा नहीं। उसे लगता था कि मैं नाजुक दिल हूँ या वक्त से पहले शिकायत करने लगी हूँ। मैंने एक बार भाई को फ़ोन किया, लेकिन बस खैरियत पूछी, कुछ नहीं बताया। वो बोला, मिनाहिल, दिल नहीं लगता तो आ जा, थोड़े दिन के लिए। सब तेरी कमी महसूस करते हैं। मैंने बहाना कर दिया, यहाँ भी कुछ मसरूफियात है, अम्मी जी ने मना किया है। सास का रवैया राहील के सामने बेहतर होता। वो नरमी से बात करती, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता मुझे कामों की लिस्ट पकड़ा दी जाती। अक्सर हर वक्त किचन में कोई न कोई नुक्ताचीनी कर देती। एक दिन चाय बना रही थी तो वो बोली, अच्छा है, अब तुम्हें भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि सिर्फ लाड प्यार से घर नहीं चलते, काम भी आना चाहिए। मैंने चाय पेश की और अंदर चली गई। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि हर बात सुनकर जवाब यही आता, नंदे ऐसी ही होती है, सास थोड़ा सख्त होती है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं महसूस करती थी कि वक्त नहीं, सिर्फ बर्दाश्त बढ़ रहा है। एक शाम जब राहील के जाने में 5 दिन रह गए, मैं किचन में खाना बना रही थी। अक्सर आकर बोली, बस अभी अच्छा बनाओ, भाई को याद रह जाए, बाद में तो तुम्हें किसी ने पूछना भी नहीं। मैंने पहली बार आंखों में आंखें डालकर उसे देखा, पर कुछ कहा नहीं। बस दिल में एक बात आहिस्ता सी उभरी, काश राहील खुद देख पाता कि तुम कैसी हो, तुम्हारी बातें कैसी होती हैं। रास्ता बस खामोशी का था। मैंने दिल में तहैया किया कि कुछ भी हो, मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगी। मेरे लाड वाले दिन ख़त्म हो गए थे। अब मैं सिर्फ एक बेबी थी, एक बहू थी और एक खामोश गवाह। राहील को रुखसत करना बाकी था, मगर मैंने खुद को पहले ही रुखसत कर दिया था, अपने अंदर के सच, अपनी पुरानी मिनाहिल से। राहील की रवानगी के दिन करीब आते जा रहे थे। दिन का बेशतर वक्त वो बाहर अपने दोस्तों या कागजी कामों में गुजारता, और जब घर आता तो थका हारा सा लगता। मैं कोशिश करती कि कम से कम वक्त उसके साथ हंसी खुशी गुजरे। उन्हीं दिनों में अक्सा का रवैया बदल गया था। पहले जो बात बात पर चुभने वाले जुमले कसती थी, अब रोज़ाना आकर बैठती, मेरा माथा चूमती और कहती, भाभी, भाई के साथ वक्त गुजार लो, काम हम संभाल लेंगे। एक शाम जब राहील घर आया तो अक्सा चाय लेकर आई और बोली, भाभी तो बस आपके साथ वक्त गुजारना चाहती है। मैंने कहा, काम बाद में हो जाएंगे। राहील ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, देखा, सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया, लेकिन दिल में सवाल ज़रूर जागा। ये वही अक्सा है जिसने मुझे 2 दिन पहले कहा था कि तुम कुछ नहीं आता तुम्हें। सास भी उन दिनों नरम लहजे में बात करती। एक दिन दोपहर के खाने पर बोली, मिनाहिल अच्छा खाना बनाती है माशाल्लाह। मैं हैरान तो हुई, लेकिन खामोश रही। जब सब लोग जा चुके तो अक्सा किचन में आई और बोली, बस भाई के सामने तारीफ़ें समेट लो, बाद में पता चलेगा।
मैंने जैसे ना सुना हो चूल्हा बंद किया और बर्तन धोना शुरू किए। शाम को फिर अक्सर बच्चों समेत आ गई। कहने लगी, तुमने तो भाई को खुश कर दिया, पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। फिर हंसते हुए बोली, वैसे भाभी, देखना भाई की जाते ही सब भाभी पने ख़त्म हो जाएंगे। राहिल ने सुन लिया, मुस्कुराकर कहा, अक्सा, मजाक भी सोच समझ कर किया करो। उस्ताद राहिल ने कहा, मुझे लगता है तुम यहाँ एडजस्ट हो गए हो, सब तुमसे खुश हैं। मैंने कुछ न कहा। दिल में बस ये सवाल था कि खुशी कहाँ है, ये सब सिर्फ तुम्हारे सामने क्यों होता है। 2 दिन बाद राहिल की रवानगी थी। आखिरी दिन मैंने नाश्ता ख़ास तौर पर तैयार किया। उसने तारीफ़ की। अक्सा ने भी कहा, वाह, लगता है भाभी ने कोई ख़ास तरबियत ली है। मैंने सिर्फ इतना कहा, बस सीखने की कोशिश है। राहिल चला गया। सारा घर जैसे खामोश हो गया और साथ ही अक्सा की मोहब्बत भी ख़त्म हो गई। वही अक्सा जो रोज़ आकर गले लगाती थी, अब दरवाजे से ही आवाज़ देती, चाय बना दूँ। और अगर ज़रा देर हो जाती तो बोलती, यार कुछ काम तो खुद भी सीखो, हर बार दूसरों को बुलाना अच्छा नहीं लगता। सास ने भी अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुबह होते ही बोलती, बर्तन धो दिए, आज सेहन भी धोना है और दोपहर के लिए दाल के साथ चटनी भी बना लेना। मैं सर हिलाकर सब कुछ करती, क्योंकि मैं यही सीख कर आई थी कि घर के कामों में हाथ बटाना फ़र्ज होता है। एक दिन जब मैंने झाड़ू दिया तो अक्सा आई और बोली, ये कौन सा तरीका है सफाई का, तुम्हारे मायके में ऐसे करते थे। मैंने नरमी से कहा, आप बता दें, मैं वही तरीका अपना लेती हूँ। तो वो बोली, बहुत चालाक हो, सादा शक्ल बनाकर सबके दिल जीतने निकले हो। उसी दिन मैंने सास से पूछा, क्या मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जा सकती हूँ, बस थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। उन्होंने सिर्फ लहजे में कहा, अभी अभी आए हो, तुम्हें क्या दुख है, घर संभालने से पहले छुट्टी। मैं चुपचाप वापस कमरे में आ गई। भाई को फ़ोन करने का दिल चाहा, लेकिन फिर सोचा कि इस बात पर बुलाऊं, सिर्फ इतना कि थक गई हूँ। उसके बाद का मामूल एक जैसा हो गया। सुबह अजान के वक्त उठती, नमाज पढ़ती, किचन साफ करती, चाय बनाती, फिर नाश्ता, दोपहर तक के सब काम। और अगर एक चीज़ भी देर हो जाती तो अक्सा बोलती, ये तो हमारे सरों पर चढ़ने का शौक़ रखती है, नई नई आई है, कुछ ज़्यादा ही खुद को अक्लमंद समझती है। कभी कभी वो बच्चों को कहती, अपनी ममानी से कहो कुछ हंस भी लिया करे, ऐसा लगता है जैसे कोई दुख भरा सीरियल चल रहा हो। मैं हंसती नहीं थी, क्योंकि मेरे पास खुशी की कोई वजह नहीं बची थी। रात को जब सब सो जाते, मैं कमरे में आकर बैठती। राहिल का पैगाम आता, कैसे हो, सब ठीक है। और मैं लिख देती, सब खैरियत है, आपकी कमी है। राहिल की जाने के बाद उस साल का माहौल और भी बदल गया। वो चेहरे जो कभी थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखा लेते थे, अब मुकम्मल बेनियाज हो गए थे। अक्सा का रोज़ाना मामूल बन चुका था। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम की चाय, सब कुछ मेरे ज़िम्मे था। और उसके बाद तनकीद तो जैसे इजाफी हक था। एक दिन सुबह फराज का फ़ोन आया। वो बोला, बिनाहिल, तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस जाते हैं, आ जाओ चंद दिन के लिए। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि सास कमरे में आ गई। मैंने फ़ौरन बात बदली, हाँ भाई, सब खैरियत है, बस मसरूफ़ हूँ। उन्होंने सुन लिया था। जब मैंने फ़ोन बंद किया तो उन्होंने कहा, अगर इतना दिल लगता है मायके का तो शादी क्यों की थी। मैं चुप रही। उसके बाद भाई रोज़ कॉल करते और रोज़ मैं उन्हें कोई नया बहाना देती। सास की तबीयत ठीक नहीं, घर में काम बहुत है, पड़ोस में शादी है, लेकिन अंदर से मैं खुद टूट रही थी। एक शाम अक्सा अपनी शादीशुदा बहन के साथ आई। दोनों बैठकर चाय पी रही थी। मैं चुपचाप चूल्हे के पास खड़ी थी। अक्सा ने आयशा से कहा, भाई को पता भी है कि किस किस्म की भाभी लाकर बिठा दे, ना बात करने का सलीका, ना पकाने का। इसकी बहन ने हंसते हुए कहा, बस तुम देखो, ऐसी लड़कियां चलती हैं आजकल, शक्ल दिखाओ, बाकी काम भूल जाओ। मेरा दिल चाहा पलटकर जवाब दूं, पर खामोशी में ढाल बन चुकी थी। रात को बर्तन धोते हुए उंगली पर कट लग गया। मैंने पानी बंद किया, लेकिन अक्सा आ गई और बोली, अब इस पर भी ड्रामा होगा, कि अब तुम्हें यह भी नहीं आता। किचन से निकलकर मैंने हाथ कपड़े से बांधा और कमरे में आ गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद सास बोली, आज कपड़ों की धुलाई भी तुम करोगे, नौकरानी नहीं आई। मैंने बाल्टी तैयार की, साबुन डाला और काम में लग गई। अक्सा आई, छत पर खड़ी होकर नीचे देखती रही, फिर बोली, इतना वक्त लगा है, शादी के बाद क्या पहली बार हाथ पानी में डाले हैं।
शाम को भाई का फिर फ़ोन आया। इस बार ज़ोहेब था। वो बोला, बिनाहिल, अब की बार मैं आ रहा हूँ, बात करनी है सास से, तुम्हें ले जाना है, 2 दिन के लिए ही सही। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उसे रुकने को कहा, अभी मत आओ, अम्मी शायद मना कर दे, बाद में देखते हैं। फ़ोन बंद किया ही था कि सास कमरे में आ गई। कहने लगी, तुम्हारे भाई बहुत बेचैन रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं बार बार आने की, उनसे कहो अब तुम्हारा नया घर है, वही समझे। एक दिन जब मैं कमरे में झाड़ू लगा रही थी, अक्सर ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, मेरे भाई को बहुत बुरी बीवी चाहिए थी, तुमने तो सच में खुद को पत्थर बना लिया है, कभी कभी ये भी खतरनाक साबित होती है। मैंने सिर्फ इतना कहा, खामोशी की अपनी ताकत होती है। वो हंसी, ताकत? तुम्हें लगता है तुम कुछ बदलोगी यहाँ? सब कुछ जैसे है वैसा ही रहेगा। मैं खामोश रही। शायद ये मेरे सब्र का इम्तिहान था। एक दिन दोपहर का वक्त था। मैं सेहन में कपड़े धो रही थी। अक्सर बच्चों के साथ मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। अचानक उसने ऊंची आवाज़ में कहा, ममानी, आपके हाथों की रोटियां पतली ज़रूर होती है, लेकिन जायका कहीं नहीं होता। कल वाली दादी के हाथ की रोटी कितनी मज़ेदार थी। फिर हंसी। बच्चों ने भी हंसना शुरू कर दिया। मैंने पानी का नल बंद किया, कपड़ों की टोकरी उठाई और चुपचाप अंदर आ गई। अगले दिन जब सब घर से बाहर गए, मैंने राहेल को कॉल मिलाई। दिल धड़क रहा था, लेकिन अब चुप रहने की गुंजाइश नहीं बची थी। उसने फ़ोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैंने गहरी सांस ली। राहेल, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, सब खैरियत है? नहीं, बस कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मैंने बात शुरू की। अक्सर का रवैया बहुत बदल गया है। वो रोज़ बात बात पर तनकीद करती है, कभी खाने पर, कभी काम पर, सामने कुछ और पीछे कुछ और। राहेल खामोश हो गया। मैंने अपनी बात जारी रखी। वो हर वक्त मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती है और अम्मी भी उसका साथ देती हैं। मैं कुछ कहती नहीं, लेकिन रोज़ाना तानों से गुजरना आसान नहीं होता। कुछ लम्हे बाद उसकी आवाज़ आई, ठंडी और नपीतुली। देखो मिनाहिल, अक्सर ऐसी नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। शायद तुम्हें कोई बात गलत लगी हो या तुमने कुछ ज़्यादा संजीदा ले लिया हो। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने कहा, आप समझने की कोशिश तो करें, रोज़ की बातें मामूली नहीं होती। राहील ने बात टाड़ दी। मेरा मतलब ये है कि घर के छोटे मोटे झगड़े हर जगह होते हैं, उनमें दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें एडजस्ट करना सीखना होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं बचे थे। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, और फ़ोन बंद कर दिया। उस रात मैंने बहुत सोचा। मैंने पहली बार शिकायत की थी, वो भी दबे लफ्ज़ों में, और जवाब में मुझे ही बदलने का मशवरा मिला। जैसे सब कुछ मेरी कमफ़हमी, मेरी नासमझी या मेरी बर्दाश्त की कमी थी। अगले दिन मामूली के मुताबिक मैंने नाश्ता बनाया, किचन साफ़ किया। अक्सा आई और मेरे चेहरे की तरफ देख कर बोली, आज चुप क्यों हो? भाई को कुछ कहा था क्या? मैं चौंकी, लेकिन चेहरे पर सुकून रखा। नहीं, कुछ ख़ास नहीं। वो करीब आई और आहिस्ता से बोली, वैसे तुमसे एक बात कहनी थी। भाई को हमारी छोटी छोटी बातें बताने की क्या ज़रूरत है? हम कोई जालिम थोड़ा है। मैं समझ गई थी कि राहील ने बात उसे बता दी है। मैंने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बात की थी। अक्सर ने तंत्रियाँ हंसी हंसी, हमें सब पता चल जाता है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी ज़ुबान से ज़्यादा बोलती हैं। उसके बाद का वक्त और भी बोझल हो गया। सास पहले की निस्बत ज़्यादा सख्त हो गई। एक दिन बोली, जब शौहर साथ नहीं होता तभी बहू की असलियत पता चलती है। ये डर तभी चल सकता है जब तुम अपना दिल बड़ा करो। मैंने सर झुका दिया और बर्तन धोना शुरू किए। दिल के अंदर जैसे कुछ गिरने लगा था। एक आवाज़ बार बार कह रही थी, तुमने कुछ गलत नहीं किया था, तुमने सच कहा था, लेकिन सुनने वाला सुनना नहीं चाहता। रात को जब कमरे में आई तो आयशा से आंखें बंद कर ली। न दुआ मांगी न शिकायत की, बस अंदर एक गहरी खामोश चीख उठी। ऐसी चीख जो बाहर नहीं निकाली जा सकती, ऐसी चीख जो आवाज़ नहीं बनती, सिर्फ सांस में दबी रहती है। मैंने आईने में खुद को देखा। वो मिनाहिल जो कभी भाइयों की गोद में हंसती थी, अब चुपचाप रोज़ अपनी आना को धो देती थी। जैसे बर्तन, जैसे कपड़े, जैसे सेहन। ये ज़िंदगी वो नहीं थी जिसका वादा किया गया था, लेकिन मैंने उसे कबूल कर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। उस दिन सुबह का आगाज़ मामूल से मुख्तलिफ न था।
मैंने किचन में नाश्ता बनाया, बर्तन धोए, सेहन साफ की। अक्सा अपने बच्चों को तैयार कर रही थी और साथ सेहन में चारपाई पर बैठी कुछ सिलाई कर रही थी। मैं चाय के कपों में चीनी डाल रही थी कि अचानक अक्सा ने बुलंद आवाज में कहा, चाय बन गई या अभी भाई को भड़काने में लगी हुई हो? मेरे हाथ थम गए। मैंने सर उठाकर देखा, उसका चेहरा तंज से भरा हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या मतलब है आपका? वो हंसी, मतलब तो तुम्हें खूब पता है। तुम समझती हो भाई तुम्हारे कहने पर हमारे खिलाफ हो जाएगा? बचपन से जानती हो उसे, वो किसी औरत के कहने में आने वाला नहीं। मैंने चाय ट्रे में रखी और कमरे की तरफ चल दी। मेरे पीछे उसकी आवाज़ अब भी आ रही थी। ये तो खैर से बहुत चालाक निकली, शक्ल से बोली लगती है, लेकिन बातें, भाई को इसकी बातों से संभालना पड़ेगा। कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया। जहन में सिर्फ एक सवाल गर्दिश कर रहा था, राहेल ने उसे सब कुछ बता दिया? उस रात जब सब सो चुके थे, मैंने एक बार फिर राहेल को पैगाम भेजा, क्या आपने मेरी बातें अक्सर को बताई थी? जवाब आया, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बात की थी, मुझे लगा अक्सर संभल जाएगी। मैंने मोबाइल साइड पर रखा और पलंग पर लेट गई। दिल कह रहा था कि उस घर में किसी पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। जिस शख्स से हिम्मत करके दिल की बात की, वो भी वही बात वापस उसी लोगों तक ले गया जिनसे शिकवा था। अगले दिन अक्सा किचन में खड़ी थी और सालन में नमक डाल रही थी। वह चम्मच बजाते हुए बोली, तुम समझती हो तुमने क्या कर लिया? भाई को कह दिया, अब क्या होगा? तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो? मैंने नरमी से कहा, मैंने कुछ जीतने की कोशिश नहीं की, बस हकीकत बताए। वो तलखी से हंसी, सच्चाई? ये सच्चाई नहीं, साजिश है। और सुन लो, इस घर में अगर किसी ने पर निकालने की कोशिश की तो काट भी दिए जाते हैं। मेरे हाथ लर्स गए। सालन की खुशबू में अब धमकी की बदबू शामिल हो चुकी थी। उसी शाम अक्सर ने अपनी सहेली को घर बुलाया। वो दोनों बैठकर मेरी बातें कर रही थी, जैसे मैं कोई गैर मौजूद शख्स हूँ। सहेली ने पूछा, क्या मसला है भाभी को? अक्सर ने कहा, बस कुछ ज़्यादा ही चुप रहती है और पीछे पीछे बातें करती है। कल भाई को कह रही थी कि मैं उसे तंग करती हूँ। मैं कमरे के दरवाजे से सुन रही थी। उनकी बातों में मेरा हर अमल, हर जुमला तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था। उसी रात जब मैंने खाने के बाद बर्तन समेटे, अक्सर अपने शौहर के साथ बैठकर मोबाइल देख रही थी। उसके शौहर बोला, यही है ना तुम्हारी मजलूम भाभी, बड़ी बातें करती है, लेकिन हाथ का रायका अब भी नहीं आया। मैंने सिर झुकाया, कोई जवाब न दिया। वो दोनों हंसने लगे, जैसे मैं कोई मदाहिया किरदार हूँ। सुबह उठते ही फिर वही मंजर था। अक्सर ने कहा, अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, इस घर में बातें भाइयों तक पहुँचाने से इज्जत नहीं मिलती, उल्टा बात बिगड़ती है। सास ने भी अपना हिस्सा शामिल किया, हमने बहुत इज्जत दी है तुम्हें, लेकिन अब तुम्हें हम सिखाएंगे कि बहन भाई के रिश्ते कैसे होते हैं। मैंने कुछ न कहा, अपने कपड़े तय किए, नाश्ता बनाया और बच्चों को दूध दिया, लेकिन अंदर से दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मुसलसल पत्थर पर रखा जा रहा। दोपहर को अक्सा फिर बोली, अम्मी अब बस, उसके पर निकलने शुरू हो गया है, अभी वक्त है, काट के रखो, बाद में काबू से बाहर हो जाएगी। सास ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ रही हूँ, बहुत देख ली ऐसी लड़कियाँ, हमने एक मौका दिया था, अब वो ख़त्म। उस रात मैंने सोचा, क्या वाकई मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या अपनी बात कहना गलत था? क्या खामोशी से सहना ही सही है? राहील की गैर मौजूदगी ने मुझे कमज़ोर नहीं किया था, लेकिन उसके रवैये ने मुझे बेआसरा ज़रूर कर दिया था। अगले दिन मैंने किचन के काम निपटाने के बाद थोड़ा वक्त निकाला, भाई का नंबर डायल किया। फ़ोन बजते ही फराज ने उठाया, मिनाहिल कैसी हो? कितने दिन हो गए, तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं खामोश रही, जैसे अल्फाज लबों तक आकर लौट गया। फिर धीरे से बोली, बस भाई, जैसे तैसे दिन गुजर रहे हैं। फराज फ़ौरन बोला, सुन लो, अब कोई बहाना नहीं, कल आ जाना, मैं खुद लेने आऊँगा। मैंने रुक कर कहा, अम्मी जी शायद इजाज़त ना दें, यहाँ माहौल कुछ मुश्किल है। वो लम्हा लम्हा चुप रहा, फिर बोला, मिनाहिल तुम हमें सब कुछ बता सकती हो, अगर तुम खुश नहीं हो तो घर आ जाओ, तुम्हारा हर हक है, हम तुम्हें ज़बरदस्ती किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। मैंने आंखों के किनारे पहुँचते हुए कहा, अभी वक्त नहीं है, मैं बात करूँगी, फिर देखते हैं। शाम को मौका देकर मैंने सास से बात की, अम्मी भाई कह रहे थे 2 दिन के लिए आ जाओ,
बस ज़रा दिल बहल जाएगा। उन्होंने बिना किसी तवक्कुफ के जवाब दिया, अभी नई नई शादी हुई है, क्या पैगाम जाएगा अगर तुम यूं बार बार मायके चली जाओ। सुनने वाले भी यही कहेंगे कि बहू को ससुराल का माहौल रास नहीं आया। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात ख़त्म कर दी। यहीं रहो, यही तुम्हारा घर है, दिल लगाओ, काम में मसरूफ़ रहो तो सब ठीक लगेगा। मैंने हल्के से सह हिलाया और चुप हो गई। उस रात भाई को झूठ बोल दिया। अम्मी ने मना नहीं किया, बस यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं इसलिए रुक गई हूँ। फराज खामोश हो गया। शायद वो जान गया था कि बात कुछ और है। कमरे में वापस आई तो अक्सर अपने शौहर के साथ बैठी हंस रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई दोनों चुप हो गए। मैंने कुछ महसूस किया लेकिन अनजान बनी रही। अगली सुबह जब मोबाइल चार्ज पर लगाया और खोला तो महसूस हुआ जैसे कुछ फालतू ऐप्स इंस्टॉल हो चुकी है। एक फ़ाइल में मेरे पिछले दिन की कॉल्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी थी। दिल दहल गया। वो कॉल भी थी जिसने मैंने फराज से बात की थी। मैं फ़ौरन मोबाइल लेकर अक्सर के शौहर के पास गई और कहा, ये ऐप किसने इंस्टॉल की? मेरे मोबाइल में ये सब कैसे आया? वो हंसा, बस यूं ही सिक्योरिटी के लिए। तुम्हारे भाई तुम्हें रोज़ फ़ोन करते हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए घर में क्या चल रहा है। मेरी आवाज़ बुलंद हो गई, ये मेरी प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी है। किसकी इजाज़त से आपने ये सब किया? अक्सर भी आ गई, बोली, अरे इतना शोर क्यों? हमें शक हुआ था तुम कोई प्लानिंग कर रही हो। अब भाई से क्या क्या बातें हो रही हैं सब पता है। मेरा सर चकरा गया, सांस भी बाहर आ गई। अक्सर चिल्लाकर बोली, अम्मी देखिए, ये हमारी जासूसी का इल्ज़ाम लगा रही है, हालांकि हमारे ही घर में बैठकर हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं। सास ने तेज़ लहजे में कहा, अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो शौहर को बोलो तुम्हें अलग घर ले जाए, हमने तो इज्जत से रखा। अब तुम हम पर ही सवाल उठा रही हो। मैं हाथ जोड़कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस भाई से दिल का हाल कहा और वो भी आपके मना करने के बाद रुक गए। ये सब करना हालत है? मेरी ज़ाती बातें सुनी गई, वो भी बगैर इजाज़त। अक्सर का शौहर हंसा, तो क्या हुआ? तुम अब इस घर का हिस्सा हो, तुम्हारी बातें हमारी बातें हैं। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने रोते हुए कहा, क्या मैं कोई कैदी हूँ? क्या यहाँ बहू की कोई इज्जत नहीं? सास ने गुस्से से कहा, बस करो, ये ड्रामे बंद करो। तुम्हारा असल चेहरा हमने देख लिया है, अब ये मासूम बनना छोड़ दो। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने पलट कर कमरे में आए, दरवाज़ा बंद किया और पहली बार ऊंची आवाज़ में रोने लगी। दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। दीवारों पर हाथ मारे बगैर मैं जैसे अपनी आवाज़ वापस मांग रही थी। उस सुबह अक्सर रात भर की बासी चाय लिए बैठी थी और मैं किचन में झाड़ू दे रही थी। सास सहन में चारपाई पर बैठी थी। मैं रोज़ की तरह चुपचाप अपने काम में लगी थी कि अक्सर का बड़ा बेटा तैमूर मेरे करीब आया, आकर बोला, ममानी मेरे लिए चाय बना दे, सर में दर्द है। मेरे हाथ में पोंछा था, कपड़े गीले थे। मैंने पलट कर कहा, बेटा अम्मी या खाला से कह दो, मैं अभी सफाई कर रही हूँ। वो फ़ौरन पलटा और सीधा अपनी माँ के पास जाकर कुछ कहा। अगले ही लम्हे अक्सर किचन में आए। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। आते ही बोली, तुझे अपने बेटे से कहने में भी तकलीफ़ है? मेरे बच्चे को इनकार करती है। मैंने वजाहत देने की कोशिश की। मैं इनकार नहीं कर रही थी, सिर्फ सफाई कर रही थी। उसके जवाब में वो मेरे करीब आए, मेरे बालों से पकड़कर ज़ोर से खींचा। मैं घबरा गई। उसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। चीखते हुए बोली, अब तुम ज़बान चला रही हो? तुम्हें लगता है तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं? मैंने चीख कर कहा, छोड़े मुझे, मगर वो बाज ना आए। शोर सुनकर सास और बड़ी नंद भी आ गई। बड़ी नंद ने अक्सर का साथ देते हुए कहा, अम्मी ये औरत अब काबू से बाहर हो गई है, शौहर को भड़काती है, बच्चों से बदतमीजी, ये सब बर्दाश्त नहीं होता। सास ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ी और सख्त लहजे में बोली, हमने तुम्हें इज्जत से रखा, तुमने हमें ही नीचे दिखाया, अब निकल जाओ हमारे घर से। मैंने बेयकीनी से उनके चेहरे देखती रह गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा मत करे, मेरा शौहर बाहर है, मेरे भाई क्या सोचेंगे? बड़ी नंद ने दरवाज़ा खोला। अक्सर ने मेरी चादर घसीट कर उतारी और सास ने धक्का दिया। मैं संभल न सकी और सीधी सीढ़ियों से लड़कती हुई दरवाजे के बाहर जा गिरी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ज़मीन पर गिरते ही मेरी कहानी से खून निकल आया। आंखें बंद होने को थी कि किसी ने मुझे सहारा दिया। एक मानूस आवाज़ आई, बिनाहिल।
मैंने नींद आंखों से ऊपर देखा। सामने राहील खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरत, गुस्सा और उलझन एक साथ थे। मैं बेख्तियार उसके सीने से लगकर रोने लगी। राहील, मुझे निकाल दिया, मुझे धक्का दिया। राहील ने मुझे थामे रखा, फिर गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। सेहन ने कदम रखते ही उसने बुलंद आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? सब चौंक गए। अक्सर की जुबान बंद हो गई। सास ने वदाहत देने की कोशिश की। बेटा, तुम गलत वक्त पर आए हो। ये औरत, ये तुम्हारी बीवी हमारे खिलाफ बातें करती है, बच्चों से बदतमीजी करती है, घर का माहौल खराब कर रही थी। राहील की आंखें लाल हो गई। आप लोगों ने इसे धक्का देकर निकाला, मेरी बीवी को? आप सबको शर्म आनी चाहिए। अक्सा हकलाते हुए बोली, भाई, वो तुम्हें हमारे खिलाफ कर रही थी, हम तो बस। राहील ने बात काट दी। बस करो अक्सा, तुमने मेरी हर मौजूदगी में क्या किया मैं सब देख चुका हूँ। मेरी फ्लाइट कल की थी, लेकिन मैं 2 दिन पहले आ गया था। आज ऑफिस से सीधा आया तो बाहर मनाहिल को गिरा हुआ देखा। यही तुम लोगों की इज्जत है बहू के लिए? सास ने नर्म लहजे में कहा। बेटा, गलत सहमी हो गई। राहील ने तल्ख लहजे में कहा। गलत सहमी मुझे नहीं, आप सबको ही है। आप सब समझते रहे कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आज मैं सब समझ गया। इसने मेरी तरफ देखा, मेरी जख्मी कोहनी को पकड़ा और कहा, चलो मनाहिल, तुम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहोगी। मैं खामोशी से उसके साथ चल दी। दरवाजे के पास जाते हुए पीछे मुड़कर देखा। जहाँ कभी मैंने घर बसाने का ख्वाब देखा था, आज वहाँ सिर्फ तज़लीम और तकलीफ बाकी थी। राहील ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, मुझे कार में बिठाया। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त वो बोला, अब मैं सब बदल दूंगा। जो गलतियाँ मैंने की उनका कफ़ारा अदा करूँगा, लेकिन तुम्हें अब किसी और के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। मैंने नजरें झुकाई और दिल में एक दुआ निकली। शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे सच्ची दुआ थी। या अल्लाह, अब अगर कुछ देना है तो सिर्फ सुकून दे। गाड़ी जैसे ही थमी, राहील ने दरवाज़ा खोला और मुझे सहारा देकर बाहर निकाला। हम अब भी ससुराल के दरवाजे पर ही थे, लेकिन माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अंदर दाखिल होते ही राहील की नज़र अक्सा और बड़ी नन पर पड़ी, जो एक दूसरे से कुछ कह रही थी। राहील की आवाज़ गूंजी, अम्मी कहाँ हैं? सास कमरे से बाहर आई, चेहरे पर वही मायूसी मुस्कुराहट जो अक्सर झूठ को छुपाने के लिए आती है। बोली, बेटा तुम बैठो, सब बात समझाता हूँ। राहील ने सख्त लहजे में कहा। बैठने से पहले जवाब चाहिए। मेरी बीवी को किस हक से दरवाजे से धक्का दिया? उसका खून बह रहा था जब मैंने उसे उठाया। अक्सा आगे बढ़ी। भाई, वो तुम्हें कुछ और बताएगी, लेकिन सच ये है कि। राहील ने हाथ उठाया। बस, अब एक लफ्ज़ और नहीं। मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम लोगों के चेहरों से पर्दा हट चुका है। सास ने दबी आवाज़ में कहा, कब से तुम इतने बड़े फैसले करने लगे? हमने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, आज एक औरत के लिए अपनी माँ को यूँ सुनाओगे? राहील ने गहरी सांस ली और नरमी से मगर बाज़िया अंदाज में बोला, अम्मी, अगर आप माँ हैं तो क्या इस घर में आई एक और बेटे की कोई इज्जत नहीं? मैंने मिनाहल को सिर्फ सुना नहीं, खुद अपनी आंखों से देखा। दरवाजे पर गिरी हुई थी वो। बड़ी नंद बोली, हमने तो बस इतना कहा था कि तुम्हारी बीवी जबान दराज हो रही थी। वो तुम्हारे नाम पर हमें नीचा दिखा रही थी। राहील की आवाज़ में कपकपाहट आ गई। कभी तुम लोगों ने ये सोचा कि वो दिन रात क्या करती थी, क्या सुना, क्या सहती? और मैंने हमेशा तुम लोगों की बात पर यकीन किया। मिनाहिल खामोश खड़ी रही। आज वो कुछ कहने नहीं आई थी, बस सच का बोझ खुद राहील पर पड़ता देख रही थी। राहील ने आगे बढ़कर मेरी तरफ देखा। मिनाहिल, मैं शर्मिंदा हूँ। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं तुम्हें तन्हा छोड़ गया। मैंने सच नहीं पहचाना, सिर्फ ताल्लुक़ निभाता रहा। मैंने सर झुकाकर बस इतना कहा, मैंने कभी आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन ये वक्त बहुत तवीज़ था। राहील ने मेरी तरफ कदम बढ़ाए। अब ये वक्त बदलने वाला है। अम्मी, आपसे एक और बात करनी है। सास खामोश खड़ी रही। राहील ने दो टोक अंदाज में कहा, मैं मिनाहिल को इस घर में नहीं रख सकता, एक दिन के लिए भी नहीं। हम अलग रहेंगे, यही बेहतर है। अक्सा ने तंज़े अंदाज में कहा, तो अब ये बहू जीत गई? राहील ने निगाह उठाई। ये जीत हार की बात नहीं, ये इंसानियत की बात है। तुम लोग अगर इसे समझ नहीं सके तो कम से कम जुल्म का मौका तो न देते। बड़ी नंद ने सास की तरफ देखा।
अम्मी, बोलिए कुछ, ये तो सब बर्बाद करने जा रहा है। सास ने तल्ख लहजे में कहा, जाने दो, वक्त ही सिखाएगा। जिस दिन यही औरत तुम्हें छोड़कर चली गई, याद रखना हम ही तुम्हारे साथ होंगे। राहील ने जवाब दिया, अगर वो दिन आया तो मैं खुद का सुरवार होऊंगा, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, इसलिए कोई वाहिमा बाकी नहीं। मिनाहिल के कदम लर्ज रहे थे। वो खुद से पूछ रही थी, क्या वाकई सब खत्म हुआ, क्या अब ये घर सिर्फ माजी बनकर रह जाएगा? राहील ने सास की तरफ देखा, मैं अब कोई बहस नहीं चाहता। कल तक हमें अलहदा घर में शिफ्ट होना है, बाकी सब सामान में इंतजाम कर लूँगा। हम वापस गाड़ी में बैठे तो राहील ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, मैंने तुम्हें तकलीफ दी और सच को देर से पहचाना, लेकिन वादा करता हूँ अब किसी और को तुम पर हाथ उठाने नहीं दूंगा। मैंने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सुकून। राहील ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, बस वही देना सीखा है अब। गाड़ी गली से निकली और पीछे रह गया वो दरवाज़ा जहाँ किसी ने कभी हमदर्दी से मेरा हाल न पूछा, लेकिन आज वो सब हकीकत खुद उनके सामने खड़ी थी। वो हकीकत जितने दिनों तक सिर्फ मेरे दिल में कैद थी। घर तब्दील के 6 माह हो चुके थे, नई जगह, नया माहौल और सबसे बढ़कर वो सुकून जिसकी तलाश में मैंने न जाने कितनी रातें जागकर गुजारनी थी, अब राहील के साथ नसीब हुआ है। एक दिन सुबह नाश्ते के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुराने मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी, जो सास के पड़ोस में रहती थी और अब यहाँ शिफ्ट हुई थी। उसने कहा, सुना है आपकी नक्सा को तलाक हो गई है, शौहर बच्चों को भी साथ ले गया है, अब वो अपनी माँ के साथ वापस आपके पुराने घर में आ गई है। मेरे हाथ से चाय का कप तकरीबन छूट कर गिरा। मैंने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर राहील को सब बताया। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, मैंने सुना था लेकिन तुम्हें नहीं बताया, सोचा तुम्हें बुरा लगेगा। मेरे दिल में ना खुशी थी ना फतह का एहसास, बस एक भारी सांस आई। मैंने सिर्फ इतना कहा, कभी किसी का बिछड़ना खुशी की बात नहीं होती राहील। उसी दिन शाम को राहील ने बताया कि उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया है। उनका लहजा बदला हुआ था। अम्मी ने कहा कि अक्सा बहुत परेशान है, रो रही है। बोली, मिनाहिल से माफ़ी मांग लो, उसने जो हमारे साथ किया उसकी सज़ा तो उससे भी मिल गई। मैं चुप रही, ना हाँ की ना की। अगले दिन जब हम सब्ज़ी लेने बाजार गए तो वापसी पर राहील ने गाड़ी पुरानी गली के सामने रुकी। बोला, अगर तुम चाहो तो अम्मी से मिल सकते हो। मैं थोड़ा रुकी, फिर हाँ कह दी। दरवाज़ा खोला तो सामने अक्सा बैठी थी, बाल बिखरे, आंखों में सोजन और वही चादर जिसमें मैंने खुद को दरवाजे से निकालते देखा था। उसने नज़रें उठाई और बस इतना कहा, मैं हार गई मिनाहिल, तुम जीत गई। मैंने जवाब में कहा, मैं तुम्हारे साथ मुकाबले पर नहीं थी अक्सा, मैं तो बस जीना चाहती थी, इज्जत से। वो रोने लगी। सास जो अभी बीमारी की हालत में थी दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। बोली, हमने तुम्हारे साथ गलत किया बेटा, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें रुलाया, माफ़ कर दो हमें। मैंने कदम बढ़ाकर उनके हाथ थाम लिए। अम्मी, जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आता, लेकिन अगर आप सिद्दक़े दिल से पछता रही हैं तो मैं सब बोलने को तैयार हूँ। अक्सा ने रो कर कहा, मेरे बच्चे वो भी मुझसे छिन गए, सिर्फ इसलिए कि अपने शौहर को खुश नहीं रख सकी, घर संभालना ना सीख सकी। आज तुम्हारी अहमियत समझ आ गई है। मैंने उसे थपथपाया। मेरी अहमियत तब होती अगर तुम मुझे इंसान समझती, मालिक नहीं। लेकिन जो हो गया वो हो गया, अब नए सिरे से जीना सीखो। अगले दिन मैंने राहील से बात की। अक्सा अब बिल्कुल तन्हा है, ना बच्चे, न शौहर और ना ही आमदनी का कोई ज़रिया। क्या हम उसे माहाना कुछ रकम दे सकते हैं? कुछ गुजारा हो जाएगा। राहील ने हैरत से मेरी तरफ देखा। इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद तुम उनके लिए कुछ करना चाहती हो? मैंने कहा, मुझे मेरे भाइयों ने यही सिखाया है, किसी को तकलीफ़ न दो, चाहे उसने तुम्हें तकलीफ़ क्यों न दी हो। और अब वो औरत माँ भी है, बच्चे उससे दूर है। हमें अगर मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। उसी हफ्ते राहील ने अपने अकाउंटेंट से बात करके अक्सा के लिए माहाना जेब खर्च रखवा दिया। उसने कानूनी मशवरे से उसके लिए बच्चों की तहवील के लिए दरख्वास्त भी तैयार करवाई। मैं अक्सा के साथ अदालत गई। उसके चेहरे पर जो शिकस्त थी उसमें अब एक हल्की सी रोशनी आ गई थी। कई हफ्ते गुजरे, एक नक्सा हमारे घर आए और बच्चों के साथ वक्त गुजरा। जाते हुए बोली, मिनाहिल, तुम्हारा दिल मेरे सामने आईना है,
मैं आज भी सोचती हूँ, अगर तुम मेरे जैसी होती तो शायद आज मैं सड़क पर होती। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी इंसान हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने सब्र को अपनी ज़ुबान बनाया, चीख को नहीं। वो रुकी, मेरे हाथ थामे। शुक्रिया, तुमने मुझे हार से जीत की तरफ पलटने का रास्ता दिखाया। मैंने दिल से कहा, अब बस बच्चों के हाथें खुद को मजबूत बनाओ, बाकी सब वक्त पर छोड़ दूँ। वक्त ने हमें वहाँ ला खड़ा किया जहाँ आग लगाने वाली खुद राख में बदल चुकी थी, लेकिन मैंने उसे राख नहीं बनने दिया। उसे मिट्टी से उठाकर दोबारा जीने का हौसला दिया। यही वो ताकत थी जो मुझे कभी कमज़ोर दिखाई देती थी। माफ़ी, जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार में आ चुकी थी। हमारे नए घर को अब 2 साल हो चुके थे। राहिल अब रोज़ शाम को बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। कभी आइसक्रीम, कभी रंगीन पजल्स, कभी कहानियाँ सुनाने वाली तस्वीरी किताबें। हमारा छोटा सा घर सुकून से भरा हुआ था, वो सुकून जो शोर से नहीं, एहतराम से जन्म लेता है। मेरे भाई भी मेरी पुरसुकून ज़िंदगी से बेहद खुश थे। कभी वो मेरे घर आते, कभी मैं उनके घर चली जाती। अल्लाह ने हमें 2 बेटों से नवाजा था। राहिल, जो पहले एक चुप रहने वाला शौहर था, अब बच्चों का बेहतरीन दोस्त बन चुका था। रात को सोने से पहले उनके साथ कहानी सुनने बैठता और अक्सर खुद भी सो जाता। अक्सर मुस्तकिल तौर पर अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन हालात बदल चुके थे। वो अब किसी के लिए बोझ नहीं थी। बच्चों को महीने में 2 बार मिलने की इजाज़त मिली थी, और वो जब भी आती उनके चेहरों पर सुकून दिखाई देता। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, मिनाहिल, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, ख़ास तौर पर बर्दाश्त का हुनर। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद तुम्हें माफ़ ना करती। मैंने जवाब दिया, इंसान जब माफ़ कर देता है तो ख़ुद भी आज़ाद हो जाता है। मैंने ख़ुद को आज़ाद करने के लिए तुम्हें माफ़ किया। हफ्ते में एक बार एक छोटे से स्कूल में ख़वातीन को सिलाई और कढ़ाई सिखाती थी। ये काम मैंने अपनी सास के पास बैठकर सीखा था। आज मैं वही हुनर दूसरी औरतों को उनका सहारा बनाने के लिए सिखा रही थी। एक दिन एक नौजवान लड़की ने पूछा, आपने सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया? मैंने कहा, बर्दाश्त के साथ हिम्मत भी रखनी पड़ती है। खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, अगर वो वक्त पर सच्चाई में बदल जाए। राहिल अक्सर कहता, तुम अगर उस वक्त सब कुछ छोड़ देती तो शायद मैं हमेशा अंधेरे में रहता। तुमने मुझे भी वही सच दिखाया जो मैं देखना नहीं चाहता था। मैं हंसती, तुम्हें सच दिखाने के लिए खुद को गंवाना नहीं चाहती थी, बस बचाना चाहती थी, खुद को भी और तुम्हें भी। ये सब कुछ कहते हुए मुझे हमेशा ये याद रहता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी आजमाइश थी, लेकिन मैं उस आजमाइश में सिर्फ खुद को नहीं, अपने भाइयों की तरबियत, अपनी माँ की दुआएं और अपने सब्र को साथ लेकर निकली। आज जब मैं बच्चों को सुलाती हूँ और उनकी पेशानी पर हाथ रखती हूँ तो दिल में बस एक दुआ होती है, परवरदिगार, किसी बेटी को वो दर्द न देना जो खामोश रहकर सहना पड़ता है। दुनिया मकाफाती अमल है, जो करोगे वही पलट कर आएगा। मैंने जो सहा वो किसी के लिए सज़ा बन गया, और जो माफ़ किया वो मेरे लिए रहमत बन गया। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सबसे कीमती चीज़ जो मेरे पास है वो ये एहसास है कि मैंने खुद को कभी खोने नहीं दिया, चाहे दुनिया मुझे गिरा देने पर तुली हुई थी। यही मेरी असल कामयाबी है और यही मेरा पैगाम है।